Hello, hello everyone. In this video, I will teach you साइंस। साइंस का ये लेक्चर क्लास 9th के लिए होगा और ये लेक्चर हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर हम जानेंगे कि एक मैटर क्या होता है व मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है व हम जानेंगे कि एक जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक मैटर्स की क्या क्या स्टेट्स होती हैं, चलिए। सबसे पहले मैटर। मैटर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रव्य। देखिए स्टूडेंट, इसकी आप लिखने पे ध्यान दें। ये द्रव्य लिखा है, जबकि एक द्रव वो होता है जिसको हम लिक्विड कहते हैं। ये एक मैटर की स्टेट होती है, बट ये पूरा एक मैटर होता है। चलिए अब देखते हैं कि मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहले मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं दो तरीके से। एक है प्योर सबस्टेंस और एक है मिक्सचर्स। इनको बोलते हैं मिश्रण और ये होते हैं प्योर सबस्टेंस। चलिए, प्योर सबस्टेंस भी दो तरीके से क्लासिफाई किए जाएंगे। इसमें एक होगा एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं तत्व, और एक होगा कंपाउंड जिनको बोलते हैं यौगिक। अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एलिमेंट्स में एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको और ज़्यादा आप तोड़कर सिंपल नहीं कर सकते। मतलब अगर ये एक सबस्टेंस था तो आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और एक ऐसी स्टेट आएगी जब आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई ना कर पाओ, तो उसको हम बोलते हैं, जो सिंपलर सबस्टेंस हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो उसके, कॉपर के बाद आयरन और हाइड्रोजन, ये सब इसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड, इनको हम बोलते हैं यौगिक। अब कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड कंपोजिशन में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे अगर मैं एक सबसे अच्छे कंपाउंड का एग्जांपल लूँ तो वो है हमारा वाटर। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इसमें दो दो अगर हाइड्रोजन होंगे तो एक क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा। इट मीन्स दो एटम्स हम लेंगे हाइड्रोजन के और एक एटम लेंगे हम ऑक्सीजन का। चलिए और एग्जांपल से देखते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया। इसमें अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया में आप देखिए नाइट्रोजन जो है वो रहता है एक एटम, और जो हमारा हाइड्रोजन होते हैं उसके होते हैं 3 एटम। तो ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, कंपाउंड है। इसमें हमेशा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर नाइट्रोजन का एक एटम लेंगे तो इसके हमें लेने पड़ेंगे 3 एटम। अगर हम इसके 10 एटम लेंगे तो इसके लेने पड़ेंगे हमें 30 एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो है हमारा कि मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर को हम बोलते हैं मिश्रण। चलिए, अब मिश्रण भी दो तरीके के होते हैं। इसमें पहला टाइप होता है होमोजीनियस और सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है, जब हम जो भी कंपोजिशन बनाएं उसको हम अलग ना कर पाएँ। जैसे कि हमने वाटर लिया और उसमें डाल दिया शुगर। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या फिर मैं शुगर को और वाटर को
आसानी से अलग कर पाऊंगा तो नहीं। चलिए, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि हेट्रोजीनियस का लेंगे हम एक लेते हैं सैंड और उसमें मिला देते हैं नमक या सॉल्ट। तो आप देखते हैं कि सैंड को और नमक को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर हुआ वो हुआ हेट्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर्स किस किस स्टेट में हमें मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वो होते हैं जिनका डेफिनाइट शेप होता है, जिनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, और वो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब उनके जो एटम होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे अगर हम एक स्टोन लेते हैं, तो ये पत्थर है एक, पत्थर में आप देखिए इसका एक डेफिनाइट शेप है। मतलब इसका शेप, आप इसको हिलाइए डुलाइए कहीं पे भी रख दीजिए, इसका शेप चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसका वॉल्यूम, ये एक जगह घेरे हुआ है, तो ये क्या हुआ, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनाइट वॉल्यूम। और इसके जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे। जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके जो पार्टिकल होंगे एकदम पास पास होंगे, इसको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए तो हिंदी में बोलते हैं ठोस। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे जो कि होती है लिक्विड। लिक्विड मीन्स द्रव। चलिए द्रव में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले ये उस शेप को कंटेन कर लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। सपोज मैंने लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल है पानी। अब देखिए, अगर मैं पानी को एक गिलास के अंदर डालता हूँ तो वो गिलास का शेप ले लेगा। अगर मैं इसे बकेट के अंदर डालूंगा तो वो बकेट की शेप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई शेप तो होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किस कंटेनर में रख, अगर वो ग्लास में रखा जाएगा तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर वो बकेट के अंदर रखा जाता है तो बकेट की शेप ले ले। चलिए और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। वो होती है डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, इसका एक वॉल्यूम तो रहेगा क्योंकि ये इतनी उतनी जगह जो घेरेगा वो प्लेस को कैप्चर करेगा, वो उसका होगा वॉल्यूम। अगला है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। इसीलिए वाटर क्या, वाटर को हमने देखा है कि ये क्या होता है, थोड़ा मुलायम होता है। इट मीन्स आप उसको जब प्रेस करोगे तो वो थोड़ा मूवमेंट दिखाएगा, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में मूवमेंट पॉसिबल होता है। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। जब आप एक स्टोन को प्रेस करते हो, दबाते हो, तो वो आसानी से नहीं दबता है। इसका मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है। चलिए अब हम जानेंगे कि गैसेस क्या होती है। थर्ड जो स्टेट है वो है गैस। फर्स्ट हमने पढ़ा सॉलिड, सेकंड था लिक्विड, थर्ड था गैस। अब गैस में क्या होता है वो जानते हैं, की प्रॉपर्टीज को जानते हैं। सबसे पहले ये भी, अगर हम इसको एक कंटेनर में रखेंगे तो ये उसकी शेप ले लेगा। अगला होता है कि इसके बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एयर जो होती है, जो भी गैसेस होती हैं, वो कहीं भी आसानी से आ जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव, मतलब फ्रीली कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं आइस। देखा होगा आपने, जो वाटर होता है जब वो आइस के फॉर्म में होता है तो वो एकदम सॉलिड होता है। फिर सेकंड हम जानेंगे लिक्विड। लिक्विड में आप ले सकते हो वाटर, सबसे अच्छा एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो लिक्विड। आप उसके बाद ऑयल ले सकते हो, बहुत सारे ऑयल होते हैं। चलिए और थर्ड जो है हमारा गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस आती हैं, जैसे हम ले सकते हैं CO2, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्टेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ
जो कि है फिफ्थ स्टेट, इसको बोला जा रहा है कि ये फोर्थ स्टेट है, सॉरी। इसमें आप जो रहती है, जो गैसेस रहती हैं, उसमें जो पार्टिकल रहते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं। और एक और जो स्टेट है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, कि द्रव की पांचवी अवस्था क्या है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा। और उसके बाद जो एक और अवस्था है उसका नाम है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रोसेसेस जिससे एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। जैसे कि मैटर का जो सॉलिड स्टेट है और मैं जाना चाहता हूँ लिक्विड से, तो मैं जो प्रोसेस करूँगा वो होगी मेल्टिंग। अब फिर जब मैंने सॉलिड को मेल्ट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने लिक्विड को वेपोराइज कर दिया, इट मीन्स मैंने उसका टेम्परेचर और बढ़ाया, तो वो गैस में कन्वर्ट। ध्यान रखिए, जब मैं सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो वो मेल्ट होके लिक्विड बनता है, और जब मैं लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करता हूँ तो वो बन जाता है गैस। चलिए अब इसका अपोजिट, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जैसे चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम गैस से लिक्विड में आना चाहते हैं तो हमें करना होगा हमें करना होगा लिक्विफिकेशन। मतलब इस बार हमें गैस को कूल करना पड़ेगा, और कूल करके लिक्विड और ज़्यादा कूल करेंगे तो उसको बोलते हैं कि वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और गैस से जब हम लिक्विड में जाते हैं इसको बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। चलिए अब हम दो स्टेट्स के बारे में और जानेंगे, जिसमें अगर मेरे को सॉलिड से जाना है डायरेक्टली गैस में तो जो प्रोसेस होगी वो होगी सब्लिमेशन। अगर मेरे को जाना है सॉलिड टू डायरेक्ट गैस तो जो प्रोसेस होगी वो होगी सब्लिमेशन। अगर मेरे को गैस टू सॉलिड आना है डायरेक्टली तो जो प्रोसेस होगी वो होगी वेपोरेशन। चलिए धीरे धीरे सबको एक एक करके समझते हैं। चलिए, देखिए अब हम पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी कि अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मैं सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो वो मेल्ट हो जाता है। चलिए, तो जिस भी टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। चलिए, जैसे द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब सभी जो सबस्टेंस होते हैं उनका अपना अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर का कुछ और होता है, और भी जो सबस्टेंस होते हैं उनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें कि हमें गैस से लिक्विड से गैस में जाना था। तो जो प्रोसेस हम कर रहे थे उसको बोल रहे थे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कैसे होता है, देखिए जिस भी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड चेंज हो जाता है गैस के अंदर तो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, को हम शॉर्ट में लिखते हैं बी डॉट ई। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिक्विड था उसको हमने और गर्म किया और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचा, और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस बन के ये एटमॉस्फेयर में बाहर निकलने। चलिए बॉइलिंग पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं जिस भी टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड। का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो मुझे उसका टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा उसको मैं बोलूँगा फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एवोपरेशन क्या होता है।
अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ती है, सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवोपरेशन क्या होता है। एवोपरेशन होता है सरफेस फेनोमेना, मीन्स ये लिक्विड के अंदर होता है। देखिए अगर यहाँ पे वाटर था, इसके सरफेस की बात चलेगी, इसमें होता क्या है, पार्टिकल्स क्या रहते हैं, एक जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो एटमॉस्फेयर में वेपर बनकर बाहर निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एवोपरेशन। और एवोपरेशन जो है सरफेस पे होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। देखिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। जैसे evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome forces of attraction present in the liquid change into the vapor. देखिए जो भी लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में होता है अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। वो ये एक पार्टिकल है एक, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। जब ये अट्रैक्शन ब्रेक होता है तब ये काइनेटिक एनर्जी गेन करके अपने सरफेस से बाहर एटमॉस्फेयर में वेपर बनकर निकलने लगते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं एवोपरेशन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हो एवोपरेशन प्रोसेस को मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये यहाँ पे देखिए ये जो लोअर एनर्जी वाले हैं, जिनकी एनर्जी लोअर है वो तो लिक्विड ही रहते हैं, बट जो जिनकी एनर्जी मीडियम होती है वो एक दूसरे को पुल करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। और जो हाईली एनर्जी वाले होते हैं पार्टिकल वो यहाँ से सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं वो। चलिए अब हम जानेंगे कि एवोपरेशन में होता है। चलिए सबसे पहले एवोपरेशन में जो भी एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। प्रोसेस में टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए जब भी एवोपरेशन होता है तो होती है कूलिंग। चलिए एक बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल ये है कि जब हम गर्मियों के दिन में पंखे के नीचे जब हमारे स्वेटिंग होती है, मीन्स हमें पसीना आता है और किसी पंखे के नीचे बैठते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको एक ठंडक सी महसूस होती है। वो जो प्रोसेस है एवोपरेशन की प्रोसेस के, जो हमारी स्किन है उस पर एवोपरेशन होता है, जिससे हमारी स्किन से जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। चलिए अब हम जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट का अमाउंट होता है जो 1 किलो जो भी लिक्विड है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरी होती है। मीन्स अगर मेरे को 1 किलो लिक्विड को गैस बनाना है तो जो भी हीट मुझे लगेगी वो मेरा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, जिसमें मैं 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर। फिर से मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा कि अगर मेरे पास 1 kg लिक्विड है और मेरे को बनाना है इसको गैस, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे ज़रूरी होगा वही मेरा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर मेरे को 1 किलो सॉलिड को बनाना है लिक्विड, तो जो भी हीट ऑफ की डिमांड होगी मुझे वो होगा मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।